नमस्कार दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज पढ़े थे। जो एंशिएंट सोर्सेज थे जैसे कि श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड यूजेज एंड कस्टम, ये 4 सोर्सेज आए थे एंशिएंट सोर्स के अंदर हिंदू लॉ के। बट नाउ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्सेज के अंदर जो पहला सोर्स आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। सेकंड आता है प्रेसिडेंट एंड थर्ड आता है लेजिस्लेशन। तीनों सोर्सेज जो हैं मॉडर्न हिंदू सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिंदू लॉ हैं। और अगर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मॉडर्न लॉ, उसके अंदर भी जो सोर्सेज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें सेकेंडरी सोर्सेज सेम चीज़ें दी हुई हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस एंड प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। तो जो मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं उसके अंदर भी तीनों बातों का जिक्र है, तीनों सोर्सेज का जिक्र है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। दोस्तों सबसे पहले इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस को जानना ज़रूरी है। तो इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब इक्वल है, आप कह सकते हो, लॉट ऑफ पीपल सेज। बट इक्विटी जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है शेयर्स, कैपिटल्स, मतलब ये कंपनी लॉ का पार्ट है। मगर एक इक्विटी का मतलब हम निकाल सकते हैं फेयर एंड बीइंग इम्पार्शियल। मतलब एक तो फेयर हो और एक पार्शियल नहीं हो, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पक्ष में है एक के विपक्ष में है, या फिर वो मेरा ताऊ है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, वो मेरे मामा का लड़का है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। पार्शियल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इम्पार्शियल और फेयर जजमेंट को इक्विटी इस वर्ड से हम कंपेयर कर सकते हैं या कह सकते हैं इक्विटी का ये मतलब होता है। जस्टिस आप समझते हो, फेयर जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज़ दोस्तों, कि आपका दिमाग, आपका सोल क्या कहता है, ही इज़ गिल्टी और नॉट। तो हम लोग ये जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ दोस्तों। इसकी वजह से हम लोग बहुत से मुद्दे, जैसे कि जहाँ पर लॉ साइलेंट है, जहाँ पर लेक ऑफ लॉ है, लॉ की कमी है, कोई प्रावधान ऐसा नहीं दे रखा उस विषय के बारे में, उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के बारे में, देन वी फॉलो द रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। दोस्तों अपन किताब से देखते हैं, बिकॉज मैं ये वीडियोज़ आपको बोल चुका हूँ कि LLB स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो आई नो दे हैव टू राइट इन कॉपी समथिंग न्यू। और यू नो आई एम नॉट सेइंग सो, बट आई डोंट वांट टू से दैट कि दोस्तों अगर पास होना है ना आपको, तो आप कभी भी पर्टिकुलर बात तो लिखना ही मत। पर्टिकुलर बात तो लिखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि ये 3 जो सोर्सेज हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, आप इसको जो मैं समझा रहा हूँ उस वे से लिख दोगे ना तो आपके नंबर नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज आपको कॉपी भरना बहुत ज़रूरी है। तो अटरम सटरम जो भी हो आपको याद आए, और जो आपका कॉमन सेंस इस विषय पे कहता हो, सब कुछ अपनी कॉपी में डाल दो। आई गारंटी यू विल गेट अ गुड मार्क्स एंड यू विल स्माइल, and when you smile I smile। okay दोस्तों, तो देखते हैं। the principle is also that much ancient as are the श्रुति, स्मृति एंड डाइजेस्ट। जैसे कि श्रुति, स्मृति और डाइजेस्ट हर मैटर को शॉर्ट आउट कर रहा था। क्या एंसेस्टर ने कहा, क्या सेंटो ने कहा, किस मैटर पे उन्होंने आंखें बंद की, एंड दे डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द गॉड, एंड वट एवर द मैसेज दे गॉट फ्रॉम द गॉड दे रोट इट डाउन। And the saint lazy like me, they forgot to write that time that God was telling the message to him, or early in the morning when they woke up, they start thinking, what did the God say? So उन्होंने फिर क्या किया, वो स्मृति हो गया दोस्तों। श्रुति जैसे सुना वैसे ही लिख डाला, और स्मृति जो याद आया वही लिखा। तो श्रुति इज मोर पावरफुल, स्मृति थोड़ा सा कम हो गया ना दोस्तों, क्योंकि आपको एक तो तुरंत मैं बता रहा हूँ और आप लिखते जा रहे हो, और एक आप बोलते हो कि ठीक है सर ने जो बताया हम बाद में लिख लेंगे, हम बहुत मतलब माइंडेड लोग हैं, कोई बात नहीं, छोड़ी जान दीजिए। तो ये दोस्तों इसमें एक बात है, प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड रीजनेबिलिटी। जो प्रिंसिपल है
ये एक्चुअली क्या है, ब्रिटिशियर्स जो थे उनकी देन है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस जो डॉक्ट्राइन या रूल ऑफ लॉ है, ये हमारे ब्रिटिशियर्स की देन है। मगर ऐसा नहीं था कि हमारे देश में भी रीजनेबिलिटी नहीं थी या गुड कॉन्शियस नहीं था तो उनका भी एक सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड रीजनेबिलिटी, कि भाई ये चीज़ बराबर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। इन बातों को लेकर हम लोग ध्यान देते थे। तो गौतम जो थे बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने कहा द सब्जेक्ट ओवर विच देयर इज अ लेक ऑफ लॉ देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस शुड बी अप्लाई। जहाँ पर भैया लॉ नहीं है या लॉ साइलेंट है या कमी है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, तो वहाँ पर इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस अप्लाई होगा। अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन देंगे और ऐसा जस्टिस करेंगे कि वो एक मिसाल बन के रह जाएगा दोस्तों। तो इसमें एक केस हुआ गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। तो वहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि जहाँ पर लेक ऑफ रूल्स हैं हिंदू लॉ के अंदर और किसी सब्जेक्ट के ऊपर, द कोर्ट शुड प्रोनाउंस द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि ये प्रिंसिपल जो था अंतरात्मा की आवाज़ से सुन रहा था, अंतरात्मा की आवाज़ से दे रहा था डिसीजन, जिससे आप लोगों को हो रहा था फ़ायदा, जिससे हो रही थी सोसाइटी में बढ़ोतरी, मिल रहा था लिविंग स्टैंडर्ड, मिल रहा था उनको गुड कॉन्शियस। तो दोस्तों एक्चुअली ब्रिटिशियर्स जो थे इज नॉट ओनली एस्टैब्लिश द जुडिशियल सिस्टम, ब्रिटिशियर्स जो थे उन्होंने सिर्फ जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किया, ऑल्सो फैसिलिटेट थ्रू द हाई कोर्ट चार्टर। उन्होंने एक चार्टर बनाया, हाई कोर्ट बनाए, लेक ऑफ रूल्स था, तो वहाँ पे डिसीजन शुड ऑन द प्रिंसिपल, डिसीजंस जो दिए जा रहे थे। एक्चुअली क्या थोड़ी सी उस समय सिस्टम कम था, कॉपी किताबों की कमी थी, तो और कंप्यूटर नहीं था या फिर किसी डेटा को सिक्योर करके रखना, जैसे दो भाई आपस में लड़ मरे किसी बंटवारे को लेकर, तो उनको बंटवारा कर दिया कोर्ट ने, बट क्या हुआ कि क्या किया उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं लिखा, फिर कोई दो भाई बिल्कुल सेम मैटर लेकर आ गए, तो फिर नया तरह से डिसीजन हो जाता था। तो यहाँ पर जो था वो लोग लगाते थे अपना इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस वाला सिद्धांत कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है। वैसे हर मैटर सेम नहीं होता दोस्तों, जैसे हर फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, वैसे हर मैटर सेम नहीं होता। कहीं ना कहीं तू मैं और एबेसदे और ब्ला 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 में कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट चार्टर बनाए, हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए, उनके डिसीजंस को कीप करना चालू किया और साथ में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के थ्रू डिसीजन देना चालू किया। किसी बंदे ने अगर चोरी कर ली तो उसके हाथ ही काट दे, ऐसा देखकर डर गए थे हमारे ब्रिटिशर्स। बोले ये साले, अब सॉरी मतलब जो ये हमारे भारतीय लोग हैं जहाँ पर हम रूलिंग करने आए, इनका तो लॉ ही बड़ा खतरनाक है। ये तो मतलब चोरी कर लिया तो हाथ काट दो, गर्दन काट दो, मतलब छोटे से जुर्म की सज़ा तो ये लोग मतलब बड़ी दे देते हैं और बड़े जुर्म की सज़ा छोटी दे देते हैं। इनका तो कोई लॉ सिस्टम ही नहीं है, बट उन्होंने इस्टेब्लिश करके दिया हमको लॉ सिस्टम। वैसे ही हमारे जो पर्सनल लॉ थे जैसे हिंदू लॉ, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग मानते नहीं थे उनकी बातों को। जैसे किसी औरत का पति मर जाता था तो औरत को बोलते थे कि जा सैया पे बैठ जा, तेरे को भी जलना है साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं यार दिस इज़ रॉन्ग, क्या हो रहा है ये। बट फिर उन्होंने इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस को कहा कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, इसकी क्या गलती है। पति मरना और ना मरना कि तू जो आया है पैदा हुआ है तो एक दिन मरेगा, जो लाया था वो पाएगा नहीं, तेरा क्या था जो तू इस जन्म में रोता है। मतलब और गीता सार सब कुछ उसमें मतलब उन्होंने फॉलो किया इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के थ्रू। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। प्रेसिडेंट जो था, it is an important source of law. It means the judicial decision over the dispute matter which shall be guideline for the disposition of failure similar dispute matters. भैया जो प्रेसिडेंट था उसने, मैंने क्या कहा, जो पिछले में हमारे पास जो साधन कम थे, हम लोग किसी मैटर को सॉर्ट आउट करते थे तो हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं थी, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, कहाँ रखे जाएं, पत्थरों पे ही लॉ बना दिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अगर कोई मैटर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, इन फ्यूचर कोई ऐसा लिटिगेशन या ऐसा कोई मैटर दोबारा आता है तो वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। तो सॉर्ट इट आउट एज अ सेम वे लाइक वी लास्ट इट। तो उसके लिए क्या करें, वी राइट समथिंग न्यू, वी नीड टू कीप इट। तो उसको कीप करना चालू किया उन्होंने, उसको सजोड़ना चालू किया, उसको बढ़िया तरीके से रखना चालू किया। एंड देन द नेक्स्ट मैटर come to them similarly, then they used to
डिसाइड दैट मैटर अकॉर्डिंग टू द दे डिसाइडेड बिफोर। तो बहुत अच्छी बात थी, प्रेसिडेंट ने कमाल कर दिया, इंपॉर्टेंट सोर्स बना हिंदू लॉ का। और फिर जो कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ और प्रिवी काउंसिल, 3 कोर्ट चलते थे उसमें। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जो भी मतलब डिसीजन होता था तो उससे ओवरऑल ऑल कोर्ट आर बाइंडिंग विद दैट डिसीजन, बट द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट बाइंडिंग विथ हिज ऑन डिसीजन। उसके खुद के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं था, बट ऑल जितने भी कोर्ट्स थे वो सब बाइंडिंग थे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट जो था उसके डिसीजन तो थे ऑल सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स थे उन पे लागू थे, बट जैसे कि एक स्टेट और दूसरा स्टेट है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी हाई कोर्ट या एमपी हाई कोर्ट उसको एज इट इज़ मान ले, तो उन पे वो बाइंडिंग नहीं था। बट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऑल कोर्ट्स पे बाइंडिंग थे, हाई कोर्ट के डिसीजन सिर्फ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग थे जो कि उसके नीचे थे। हर कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं थे जो कि उसके नीचे नहीं थे, जैसे एमपी का कोर्ट उसके नीचे नहीं था तो बाइंडिंग नहीं था राजस्थान के। तीसरा जो था प्रिवी काउंसिल के डिसीजन थे, सबसे अपीलेस्ट कोर्ट जो था प्रिवी काउंसिल था उस समय में, तो उसका जिक्र है दोस्तों। और आपको प्रिवी काउंसिल आज नहीं है बट हिंदू लॉ में दिया हुआ है सोर्सेज में, तो आपको एज इट इज ये लिखना पड़ेगा। प्रिवी काउंसिल का जो डिसीजन था वो हाई कोर्ट, सुप्रीम, मतलब ऑल ओवर कोर्ट्स पे बाइंडिंग था। और इसमें एक केस भी हुआ था, पंडुरांग कालू Patil versus State of Maharashtra. Here is also mentioned the radio descendi has been binding affecting where the obiter dictum is pursuing that there are the eligibility for the consideration. तो दोस्तों ओवरऑल बात ये थी कि प्रेसिडेंट के अंदर जो डिसीजंस थे उनको सजोर के रखा जाने लगा और एक मैटर उसके जैसा दोबारा आने लगा तो उसको उस मैटर के थ्रू डिसाइड किया जाने लगा। और नहीं तो अपने पास एक प्रिंसिपल था ही, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, वेयर देयर वाज नो लॉ और लेक ऑफ लॉ और लॉ वाज साइलेंट। तो हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते थे मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। और जब हमने रिकॉर्ड रखना चालू कर दिया, हाई कोर्ट की स्टैब्लिश्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होने लगे, हाई कोर्ट के डिसीजन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होने लगे, तो फिर हमारे पास मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए आसानी होने लगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो मैटर डिसाइडेड किया था, सेम मैटर आता तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर देते थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स था वो लेजिस्लेशन था दोस्तों। जैसे कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेजिस्लेशन हैज़ पावर टू मेक रूल्स, तो भाई साहब इनके पास तो बहुत बड़ी पावर है सारे कानून बनाने की। तो इन्होंने कानून बनाना चालू किया, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस का भी प्रिंसिपल इन्होंने अप्लाई किया। इन्होंने देखा किन चीज़ों को अमेंड करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को सस्पेंड करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को रखे जाने की ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हमारे लेजिस्लेचर जो थर्ड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है उसने देखी। और जो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा, द लास्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज अ लेजिस्लेशन। देयर source has originated after the establishment of English state in India when the English ruler stated enacting several laws। उन्होंने several laws लिखना चालू किया। Law were enacted in accordance with the state के according time and circumstances आने लग गया। They were amended, altered to, amend किया, alter किया, suspend किया। अब क्या है, इन्होंने देखो जैसे कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 छुआछूत था। आज मुझे नहीं पता, मैंने लॉ की तो मेरे सारे दोस्त किस कैटेगरी से और किस जाति से बिलोंग करते थे, बट हम वी रीड टुगेदर। तो ये सब डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट लेजिस्लेशन ने किया। जब ये फालतू की चीज़ें उनको लगी, बोले सस्पेंड करने की नीड है, सस्पेंड किया। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, किसी महिला को जला जाने से अच्छा था कि उसकी शादी कराओ, किसी दूसरे की पत्नी बने, किसी दूसरे की दुल्हन बने, किसी दूसरे का घर रोशन करे। तो ऐसे एक्ट रीमैरिज कराने के लिए एक्ट बनाए गए। हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट, जो डिसेबिलिटीज एक्ट थे इनको करा। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड विडो एक्ट, बचपन में ही किसी की शादी कर दी, पति साहब मर गए, बच्ची एक बार भी घर नहीं गई, अब साहब विधवा कहलाई वो, तो इनका प्रिवेंशन किया। हिंदू वुमेन राइट एंड प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदुओं को भाई साहब प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था महिलाओं का। अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे तो भी अपन अभी 2005 के बाद अलग मैटर है, बट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया, मतलब गुड कंसाइन यूज किया गया दोस्तों। अंतरात्मा की आवाज़ें सुनी गई, तब जाके कोई लॉ निखर कर आया। वुमेन हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी
37 में हिंदू वुमेन राइट टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1946 के अंदर आया। भैया किसी औरत को पति नहीं रख रहा है, ना घर का खर्चा उठा रहा है, तो भैया उसकी लाइबिलिटी तो उठा, उसको सेपरेट रख। तेरी उसकी नहीं पट रही है तो ठीक है, उसको अलग से रख, अलग से घर दे, अलग से मकान दे, अलग से वो फैसिलिटी दे, रोटी कपड़ा और मकान वाली, जिससे वो अपनी लाइफ को तो बिता सके। तेरे साथ रहेगी तो लड़ के मर जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट बना दोस्तों 1955 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट बना 1956 के अंदर, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना 1956 के अंदर, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंदर बना दोस्तों। तो ये सब लेजिस्लेशन ने लगा कि कहीं पर लॉ सस्पेंड करने की ज़रूरत है, कहीं पर लॉ अल्टर करने की ज़रूरत है, कहीं पर लॉ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, कहीं पर नया एक्ट लाने की ज़रूरत है। तो लेजिस्लेचर जो थर्ड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ था, उसके द्वारा ये कार्य भली भांति किया गया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ समझ में आ गए होंगे। अगला वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।